Very good morning, 8th class. I hope you all are going through your lessons regularly, daily, listening carefully what is being taught to you and doing your work. Okay? So, yesterday, a small revision what we studied yesterday, role or importance of constitution in a democracy. Why is constitution important in a democracy? ये हमने कल पढ़ा था. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन आइडियल्स पर बना हुआ है जिसके हिसाब से हमारी कंट्री रन होती है. ये पॉलिटिकल सिस्टम डिफाइन करता है. देन इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स एंड द पावर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. ये इतना लेसन कल हमने समझा था, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बिगिनिंग विथ टुडेज लेसन, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट आर लॉज एंड व्हाई इज देयर द नीड फॉर देम. लॉज क्या होते हैं और क्यों उनकी ज़रूरत है. लॉ का मतलब समझते हो? कानून है ना, रूल्स. सो व्हाट आर रूल्स, व्हाट आर लॉज and why is there the need for them. ये हम आज स्टार्ट करेंगे. So in simple language, a body of rules and principles governing the affairs of a community and enforced by a political authority is called law. Underline करो, this is the definition of law. क्या समझे इससे? अगर हम simple language में समझें, a body of रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, अ बंच, एक ग्रुप ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, कुछ कानून बनाए जाते हैं, उन्हें एक साथ इकट्ठा किया जाता है. किस लिए बनते हैं? गवर्निंग द अफेयर्स ऑफ अ कम्युनिटी. सी चिल्ड्रन, वी ऑल आर लिविंग इन अ कम्युनिटी. ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल एंड ही इज लिविंग इन अ ग्रुप. तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर है, कम्युनिटी है, इसके अफेयर्स को गवर्न करने के लिए और लॉज बनाए जाते हैं एंड दे आर एनफोर्स्ड बाय अ पॉलिटिकल अथॉरिटी. गवर्नमेंट उन्हें एनफोर्स, लागू करती है. तो क्या हुए बच्चों लॉज? किसी भी सोसाइटी, किसी भी कम्युनिटी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, गवर्न करने के लिए जब कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी, जब कोई गवर्नमेंट कुछ डिसीजंस लेती है, दे आर नोन एज लॉज. यहाँ एक डेफिनेशन भी दी गई है बाय यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन. पढ़ मैं दूंगी आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है तो हम इसको ओमिट करते हैं. लॉ इज़ दैट पोर्शन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड थॉट एंड हैबिट which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the government. अगर सिंपल टर्म्स में हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है लॉ, कानून, उस एस्टैब्लिश थॉट या हैबिट का हिस्सा है. सालों से जो हमारी सोच चली आ रही है या हैबिट चली आ रही है, उसका हिस्सा है जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और गवर्नमेंट या अथॉरिटी उसे रिकग्नाइज करती है. सोसाइटी में उसे गवर्नमेंट मान्यता देती है उस थॉट को. दैट इज़ नोन एज लॉ. हुज डेफिनेशन इज दिस? यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन. समझ में आया है? नहीं है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, काट दो इसको. ओके, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था. If you think difficult, then just leave it. We'll move on. आगे पढ़ेंगे हम. Laws have an importance of their own. ये तो समझते हो भाई, हर लॉ, हर कानून की अपनी इम्पोर्टेंस है. और लॉज, ठीक है, यहाँ हम कंट्री के लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं, बट डोंट फॉरगेट यू हैव सर्टेन लॉज एट योर होम ऑल्सो. है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस. पापा ने या मम्मी ने कोई लॉ बना दिया, तोड़ कर देखो उसको, तो हर लॉ की अपनी इम्पोर्टेंस है, हम उसे ऐसे ही तोड़ नहीं सकते. लॉज हैव एन इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन. दे रेगुलराइज द सिविक लाइफ ऑफ द कम्युनिटी.
बहुत इम्पोर्टेंट बात लॉ के बारे में, जो लॉज होते हैं वो किसी भी कम्युनिटी की लाइफ को रेगुलराइज करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, सही तरीके से काम करते हैं. पीपल कैनॉट लिव टुगेदर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट हैविंग सर्टन रिकग्नाइज रूल्स ऑफ कंडक्ट. रह ही नहीं सकते. अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. लॉस का बहुत सिंपल, तुम्हारे हिसाब से ही है. व्हेन देयर इज टीचर इन योर क्लास, आपकी क्लास में जब टीचर होते हैं, आपको पता है कि जब टीचर हैं क्लास में हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है. यू सिट इन डिसिप्लिन, यू मेंटेन एवरीथिंग, चुप रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है. बट व्हाट हैपन एज सून एज दैट टीचर गोज आउट ऑफ द क्लास? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ क्या होता है क्लास में. आप सब जानते हो क्या होता है ना. तो किसी भी सोसाइटी में लोगों को साथ रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं लॉज. पीपल, लड़ाई शुरू हो जाती है ना क्लास में, उसने उसको मारा और उसने ये बोला और हो हल्ला सब कुछ, व्हाट नॉट इन द क्लास, होता है ना ऐसा. तो लॉ क्या है? जब तक टीचर है वो एक एग्जाम्पल है लॉ का, लेकिन जैसे ही वो हटा क्या हो गया? क्लास में हल्ला शुरू हो गया. तो किसी भी सोसाइटी को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को अगर पीसफुली साथ रहना है तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट. और ये रूल्स ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं बच्चों? लॉज होते हैं. सो लॉज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी. अगर सोसाइटी में सब काम बहुत स्मूथली करना है, without any tension, without any clash, laws are very important, as well as for establishing peace and order in the state. शांति बनी रहे, कोई दंगा फसाद ना हो, है ना. तो इसी के लिए हमें क्या ज़रूरी होते हैं? certain rules and regulations. और ये rules and regulations ही क्या कहलाते हैं बच्चों? laws. If there are any social and religious customs like child marriage, infanticide, sati system and the practice of dowry. आप जानते हो ये हमारी सोसाइटी के कुछ ईवल्स हैं. या सोशल रिलीजियस कस्टम्स मान लो. चाइल्ड मैरिज आपको पता है. इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है छोटे बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को पैदा होते ही मार देना. सती सिस्टम, ये इन पुराने टाइम के हमारी सोसाइटी के कुछ सिस्टम हैं जब लेडीज सती हो जाती थी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद. एंड द प्रैक्टिस ऑफ दाउरी, जो कि आज भी बहुत प्रिविलेंट है. व्हाट इज दिस प्रैक्टिस ऑफ दाउरी? दहेज लेना शादी में. सो इफ देयर आर एनी सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स लाइक चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड, सती सिस्टम एंड द प्रैक्टिस ऑफ दाउरी दैट हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री. हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी का मतलब, हैम्पर का मतलब क्या होता है? रोकना. किसी भी ये कुछ ईवल्स हैं जो हमारी सोसाइटी के प्रोग्रेस को रोकते हैं, आगे बढ़ने से उसे रोकते हैं. दे मस्ट बी रिमूव्ड. क्या होना चाहिए? हमें उनको रिमूव करना है, हटाना है. दे मस्ट बी रिमूव्ड, है ना, एज अर्लीएस्ट, जितना जल्दी हो सके. तो सोसाइटी के कुछ ऐसे कस्टम्स जो हमारी सोसाइटी और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को रोकते हैं, उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करना है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम इन ईविल्स को ख़त्म नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन? इट विल प्लेग द सोसाइटी. ये हमारी सोसाइटी को ख़त्म कर देगा. डिस्ट्रॉय सोशल स्ट्रक्चर. हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जो डिविजन्स जो बना हुआ है सिस्टम, उसे ख़त्म कर देगा. एंड हिंडर नेशनल प्रोग्रेस. हिंडर का मतलब होता है रोक देना या पीछे लेना, रुकावट पैदा करना. तो ये कुछ सोशल ईविल, सोशल कस्टम्स हैं. अगर हमने इन्हें ख़त्म नहीं किया, अंडरलाइन कर लो कौन कौन से सोशल ईविल्स और कस्टम्स हैं. चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड, सती सिस्टम, दाउरी सिस्टम, ये कुछ ईविल्स हैं जो हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ने से रोकते हैं. गिविंग एंड टेकिंग डाउरी इज़ बैंड इन इंडिया
and those violating this rule are put behind bars. और आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में एक लॉ बना हुआ है जिसमें दाऊरी देना और दाऊरी लेना दोनों ही चीज़ें बैन है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल हो सकती है, उसे पनिशमेंट मिलता है. 10 लॉज एग्जाम्पल, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. कौन सा एक्ट है ये? द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 एक्ट एज अ डेटरेंट टू द पीपल हु फेवर एंड कमिट दिस एविल. तो ये जो लॉ है ये एक तरह से उन लोगों के को रोकता है, उनके लिए रुकावट पैदा करता है जो दाऊरी लेते या देते हैं. तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था लॉ बनाना, क्योंकि दाऊरी हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ईविल है और इसे रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था लॉ बनाना. हमने बनाया वो लॉ, क्या नाम है उसका? द दाऊरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961. तो रूल्स और लॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए. डीप रूटेड इल्स, हमारी सोसाइटी में जो गहरे से जमे हुए हैं, कह रहे हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत है, जो बुराइयां हैं हमारी सोसाइटी में जो सेंचुरीज से चली आ रही हैं. देयर आर सो मेनी इविल्स जो सेंचुरीज से चले आ रहे हैं. कैन नॉट बी रिमूव्ड ऑल एट वंस. आप एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते. सेंचुरीज से जो मान्यताएं, ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, इविल्स चले आ रहे हैं, यू कैन नॉट रिमूव देम एट वंस, एकदम से. बट कंटिन्यूस एफर्ट्स, उन्हें ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड मोर स्ट्रिंजेंट लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज. व्हाट इज स्ट्रिंजेंट? स्ट्रिक्ट लॉज. बहुत स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है. दे कैन हेल्प टू रिफॉर्म द सोसाइटी. तो लॉज बहुत ज़रूरी है बच्चों सोसाइटी से ईविल्स को हटाने के लिए. समझे? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट वुड हैपन if there were no restriction on the power of the elected representatives. Now you know who are these elected representatives? कौन है हमारे? बहुत सारे हैं, आप उन्हें अलग अलग नामों से जानते हो. MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबसे ऊपर. देन MLA, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक कहते हैं, ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. हमारे जो वार्ड मेंबर्स हैं जिन्हें हम पार्षद कहते हैं, पंच, पंचायत, सरपंच, ये सब कौन है बच्चों? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. और कहीं ना कहीं इन पर हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जिम्मेदारी है. सो नाउ द क्वेश्चन हियर इज, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. अगर इन रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? लेट्स सी. In a democracy, all citizens do not form the government. ये तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. वैसे तो डेमोक्रेसी पीपल्स रूल कहलाता है, लेकिन इन अ डेमोक्रेसी all citizens cannot form the government. They choose their representatives who exercise power responsibly on their behalf. हम अपने आप को गवर्न नहीं करके एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए या रूल करने के लिए the people elect their representatives. I told you who are representatives? Member of parliament, member of legislative assembly, ward members, पंच, सरपंच, ये सब कौन है बच्चों? हमारे elected representatives जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं. There is however the possibility, ऐसा हो सकता है, that our elected representatives might misuse their authority. इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में बहुत पावर्स हैं. आगे हम पढ़ेंगे सिविक्स में. हमारी लेजिस्लेचर के पास बहुत पावर्स हैं. तो ऐसा हो सकता है. देखो, ह्यूमन नेचर है, जिसके हाथ में पावर्स आ जाते हैं, समटाइम्स इट हैपन दैट दे कैन मिस यूज देयर पावर. वो इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं. द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ सच अ पॉसिबिलिटी. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे हमारे, उन्हें पता था कि ऐसा हो सकता है. सो दे इंक्लूडेड सच प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसे प्रोविजंस ऐड कर दिए थे विच प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट ऑल सच पॉसिबिलिटीज़. देखो, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत सारे पावर्स दिए.
क्या क्या करना है। हाँ, बहुत पावर्स हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें ये पावर्स दिए हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि वो अपने पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकते। और कैसे नहीं कर सकते, कैसे रोका जाएगा उनको? बिकॉज एनी मिसयूज ऑफ पावर कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस टू द पीपल। कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर अपने पावर का मिसयूज़ करता है तो इससे उन लोगों के साथ इनजस्टिस होगा जिन्होंने उन्हें इलेक्ट करके भेजा है, हु हैड रिपोज्ड कॉन्फिडेंस इन देम। जिन्होंने इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजा है, ये उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो भरोसा करके उन्हें पास दिए थे। और अगर रिप्रेजेंटेटिव्स अपने पावर्स का मिसयूज़ करते हैं तो ये एक तरह से लोगों के साथ धोखा होगा। In almost all democratic countries, their constitutions lay down certain rules that guard against the misuse of power by the elected representatives. So it's not only in India, children, all the democratic countries, जितने भी हैं, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं जो इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने पावर को मिसयूज़ करने से रोकते हैं। इन्हें अनलिमिटेड पावर्स नहीं मिले हुए हैं, इनके पावर्स पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। देयर इज़ अ सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, और इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रेस्ट्रिक्शन क्या है? फंडामेंटल राइट्स। आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर व्हाट आर दीज फंडामेंटल राइट्स। ये वो राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स के राइट नहीं है, ये इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए राइट है। ये हम जो सिटीजन्स हैं, हमें जो राइट्स मिले हैं, वो हमें ये पावर देते हैं कि हम इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को उनका पावर मिसयूज़ करने से रोक सकें। देयर इज़ अ सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज राइट्स, अब देखो ये राइट्स, पर्टिकुलरली द राइट टू इक्वालिटी, ये पहला राइट है हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या मतलब वो इक्वालिटी बिफोर लॉ? कानून की नज़र में सब बराबर हैं, वेदर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वेदर अ कॉमन मैन, वेदर अ रिच और पुअर और एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी कम्युनिटी, मैन विमेन, कोई भी हो, इन द आइज ऑफ लॉ एवरीबडी इज इक्वल। इसका मतलब सेम क्राइम के लिए आपको सेम पनिशमेंट दिया जाएगा। Particularly, the right to equality establish equality before law, irrespective of status, caste, creed, religion, sect or color. आप किसी को भी बिलोंग करते हो, अगर आपने सेम क्राइम किया है आपको सेम पनिशमेंट मिलेगा। दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा राइट है द राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम का मतलब ये कुछ नहीं है कुछ भी करो, हर कुछ भी करने की आज़ादी। एंश्योर्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये एक ऐसी फ्रीडम है जहां हमें सही बात बोलने की आज़ादी है। हम अपनी गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं वो खुलकर बोलने की आज़ादी है। बाय विच पीपल कैन डेमॉन्स्ट्रेट अगेंस्ट एनी ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उनके खिलाफ बोलने की आज़ादी दी गई है। दिस इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। इट एनेबल्स अ सिटीजन टू मूव टू हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इफ एनी ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स इज एनकरेज्ड अपॉन। ये प्रोटेक्ट करता है सारे फंडामेंटल राइट्स को, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, हाँ और भी हैं, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो टोटली हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 5 राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ये 6th राइट। कौन सा राइट? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये इंडियन सिटीजन्स को ये पावर देता है कि अगर हमसे हमारा कोई फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, इफ़ एनी ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स इज एनकरेज्ड अपॉन, उसको कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है तो वी हैव दिस राइट टू अपीयर टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो
तो अगर कोई हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीनता है, अब्रिज्ड और स्नैच्ड अवे बाय एनीबडी, इफ एनीबडी ट्राइज टू टेक अवे आवर राइट्स, देन वी हैव दिस राइट टू अपील इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर रोक कौन लगा रहा है? द फंडामेंटल राइट्स गिवन टू इंडियन सिटीजन्स। आया बच्चों समझ में, है ना? व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? मिसयूज होगा पावर को, और उस मिसयूज ऑफ पावर को कौन रोक रहा है? हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी मनमर्जी से अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। तो ये आज के हमारे 2 टॉपिक थे बच्चों। फर्स्ट वन, लॉज, क्या होते हैं लॉज, क्यों ज़रूरी हैं, एंड सेकेंड टॉपिक वॉज, अगर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पावर को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया तो क्या होगा? ठीक है, तो गो थ्रू द लेसन वंस अगेन, रीड इट केयरफुली, देन वील स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो, आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टिल देन, keep studying.